हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 11वीं गणित का अध्याय 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। अध्याय चालू ही हो रहा है, इसका मतलब प्रश्नावली 5.1 के पहले का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा कि ये जो द्विघातीय समीकरण होता है, द्विघातीय समीकरण कक्षा 10वीं में अध्याय 4 में है, एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर से 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक से क्या व्यापक समीकरण हो गया द्विघातीय समीकरण का। जब भी हम इसके हल करते थे तो b का मान कितना आता था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a किया था आपने ये। तो इसमें जब भी आप इसको हल करते थे तो इसके हमेशा दो मान निकलते थे। और मान कैसे, क्योंकि x की घात 2 है तो ये 2 हल देगा ही यहाँ पे। और दो हल किस पे निर्भर करते हैं, इस मान पर, किस पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमें बता देता था कि मान कैसे आ रहा है। और इसको कहते हैं क्या, विविक्त कर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्त कर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हमें क्या बता देता था, अगर इसका मान 0 से बड़ा आता था तो इसका मतलब दो वास्तविक और भिन्न, मतलब अलग अलग। इसका मतलब क्या होता है, जब इसका मान 0 से बड़ा आता है तो मतलब ये दो वास्तविक और भिन्न मूल देगा, मतलब अलग अलग मान आएंगे। और जब इसका मान 0 के इक्वल आता था तो दो वास्तविक मान आएंगे लेकिन इक्वल, दो वास्तविक और समान मान देता था। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, जब इसका मान 0 के बराबर आ जाता है तो ये क्या करता है, दो वास्तविक और समान मान देता था। ठीक है, और जब इसका मान 4ac का मान 0 से छोटा होता था, 0 से छोटा होता था तो हम इसको लिख देते थे, क्या लिखते थे, अकल्पनीय या वास्तविक नहीं है। और वास्तविक नहीं है तो हम क्या लिखते थे, वास्तविक नहीं है। या तो लिख देते थे क्या, मान काल्पनिक हो सकते हैं। ठीक, काल्पनिक क्यों, क्योंकि ये जो मान होता था ये रूट में होता था। कहाँ है, रूट में। और रूट में कोई भी नेगेटिव मान पॉसिबल ही नहीं है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने केवल रियल नंबर पढ़ा। रियल नंबर में रूट में पॉजिटिव या नेगेटिव है ही नहीं। और 0 से छोटी वैल्यू आ रही, मतलब ये क्या है, एक प्रकार का नेगेटिव है। वैल्यू क्या है, नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक मान आएगा इसका। तो जब भी ये विविक्त कर का मान 0 से छोटा होता था तो हम ऋणात्मक मान को रूट में देख के लिख देते कि ये वास्तविक नहीं है या काल्पनिक मान हो सकते थे। तो यहीं से शुरुआत हुई किसकी, सम्मिश्र संख्या की, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये जब मालूम ही नहीं है हमें रूट में तो हमने वहाँ हल किया ही नहीं था। हमने जब इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था, जब भी 0 से बड़ा आता था तो उसके मान निकाले, या 0 के इक्वल आता था उसके मान निकाले। लेकिन हमने कभी ये ऋणात्मक पढ़ा ही नहीं था तो उसको छोड़ दिया था 10वीं में। लेकिन यहाँ पे ये होगा क्या, तो इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा के एक संख्या निकाली, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, तो ये जो द्विघातीय समीकरण होता था, इसके हल जब करते थे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब भी नेगेटिव आता था तो हम वहाँ छोड़ देते थे 10वीं में। लेकिन इसकी वैल्यू निकाल ली गई, क्या निकाली है, इसको क्या मान लेते हैं, आयोटा। ये एक ग्रीक शब्द है, आयोटा बोलते हैं इसको, लेकिन हिंदी भाषा में आई ही पढ़ सकते हैं इसको। तो आई क्या होता था, आई को मान लिया कि रूट में ये -1 है। ठीक है, और रूट में -1 है तो अगर इसका स्क्वायर करे दोनों पक्षों का तो आयोटा क्या निकल जाता था, आयोटा क्या निकलेगा, -1। तो इस प्रकार से मान लिया क्या, आयोटा क्या हो सकता है, एक ऐसी संख्या जो ऋण में, कोष्टक में, करनी में जो है -1 को प्रेजेंट करेगा, क्या, आयोटा। तो ये आयोटा क्या बन गया, एक काल्पनिक संख्या, एक काल्पनिक संख्या बन गई आयोटा। और आयोटा ने क्या क्लियर कर दिया कि रूट में -1 आयोटा हो सकता है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करो तो ये i² होगा। तो इस प्रकार से हम इस काल्पनिक नंबर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और कैसे, मान लो कि रूट में अगर किसी ने बोल दिया कि √3 है, -√3, तो -√3 है, इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, x = हो गया ना -√3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × -1। ठीक, और -1 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x = क्या हो गया, रूट में 3 और आयोटा। तो ये पॉजिटिव हो गया, रूट से, रूट में नेगेटिव था अब रूट में पॉजिटिव हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी, ये क्या हो गया, एक काल्पनिक नंबर,
क्या हो गया, एक काल्पनिक संख्या हो गई, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और जो 0 से बड़े आते हैं 0 के बराबर तो वो वास्तविक होते हैं, लेकिन जो वैल्यू 0 से छोटी आती थी उसको सॉल्व नहीं करते थे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसे रूट में -3 आ गया तो -1 करके उसको अलग कर लेंगे और -1 की जगह आयोटा रख के आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आके आयोटा बन जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ कि माइनस आ गया तो उसको आयोटा के रूप में दर्शा सकते हैं, लेकिन ये काल्पनिक नंबर है, कुछ रियल नंबर है, तो इनको प्रेजेंट कैसे करेंगे, दर्शाने का कुछ तो तरीका होगा। तो उसको दर्शाते काहे से, z बराबरी से, z क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, z मतलब एक कॉम्प्लेक्स, z मान लिया कि जिसमें हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को दोनों को एक साथ करेंगे। तो इसका प्रेजेंटेशन होता है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं हम इसको। तो आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट आगे का टॉपिक, सम्मिश्र संख्या को दर्शाते हैं a प्लस आयोटा b से। आयोटा को हम i भी बोल सकते हैं, ठीक है, a प्लस i भी वो पढ़ सकते हैं इसको। ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं वास्तविक भाग संख्या का। ये जो सम्मिश्र संख्या होती है इसका a जो होता है ये वास्तविक भाग होता है, और इसको REZ से दर्शा सकते हैं। ये जो b होता है, सिर्फ b, ये कहलाता है काल्पनिक भाग। ये क्या कहलाएगा, काल्पनिक भाग, और ये कहलाएगा IMZ। RE का मतलब रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, IM का मतलब इमेजिन सम्मिश्र संख्या मतलब इमेजिन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये REZ और IMZ से दर्शाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें, जैसे 2 प्लस आयोटा 3 माइनस 3 प्लस आयोटा 5, z बराबरी से -3 माइनस आयोटा 7, ये z बराबरी से -2 माइनस आयोटा 7। तो ये इस प्रकार से, तो इसमें अगर देखें तो 2 वास्तविक भाग है और 3 काल्पनिक भाग। इसमें ऋण 3 वास्तविक है और 5 काल्पनिक है। यहाँ ऋण 3 वास्तविक और 7 काल्पनिक है। यहाँ 2 वास्तविक और ऋण 7 काल्पनिक है। आयोटा जो रहता है साथ में रहता है, ये पीछे वाला भाग क्या काल्पनिक भाग बना लेता है, आयोटा जिसके साथ है वो, ठीक। कुछ ऐसे भी मान होते हैं जिसमें 2 प्लस आयोटा इंटू 0 या z बराबरी से 0 माइनस 3 आयोटा, इस प्रकार की भी हो सकते तो ये क्या है, सम्मिश्र संख्या है। अब इसमें जो 2 प्रकार है, इसमें आयोटा है ही नहीं, मतलब आयोटा वाला मान 0 है, इसका मतलब z बराबरी सिर्फ 2 आ रहा है। तो ये शुद्ध कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं इनको, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, शुद्ध, जिसमें आयोटा नहीं है, काल्पनिक भाग नहीं है, मतलब ये शुद्ध वास्तविक संख्या है। और इसमें वास्तविक संख्या नहीं है तो ये शुद्ध काल्पनिक कहलाएंगे। शुद्ध काल्पनिक मतलब प्योरली, ये सिर्फ आयोटा वाला भाग है, मतलब सिर्फ काल्पनिक भाग है उसमें, इसमें, और इसमें केवल वास्तविक भाग है। तो ये शुद्ध वास्तविक भाग और ये शुद्ध काल्पनिक भाग होते हैं, ठीक है। और सम्मिश्र संख्या में कभी भी 2 अगर हमने सम्मिश्र संख्या ली, एक z1 बराबरी से a प्लस आयोटा b, ठीक है, और एक दूसरी सम्मिश्र संख्या ली c प्लस आयोटा d, तो इनके बराबर होने के लिए सिर्फ एक शर्त चाहिए, क्या, कि z1 और z2 कब इक्वल होंगे, जब a भाग c के बराबर होगा और b भाग d के बराबर होगा। मतलब ये वाला भाग इसके बराबर होना चाहिए और ये भाग इसके बराबर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि 2 सम्मिश्र संख्याएं एक बराबर है, ठीक है। कब, जब इसका 2 सम्मिश्र संख्या ले रहा है z1 और z2, तो z1 का भी वास्तविक भाग z2 के वास्तविक भाग के बराबर होना चाहिए और z1 का काल्पनिक भाग z2 के काल्पनिक भाग के बराबर होना चाहिए। मतलब a ने c के बराबर होना चाहिए और b ने d के बराबर। जब ये चीज़ होगी तभी वो बराबर कहलाएंगे। और z1 में और z2 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी z1 z2 कभी ये आपस में बड़े छोटे नहीं होते, ये इक्वल हो सकते हैं लेकिन बड़े छोटे नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। z बराबरी से होता है a प्लस IB, जो सामने का भाग होता है वो वास्तविक भाग होता है, इसको REZ से दर्शाते हैं। जो पीछे का b होता है वो काल्पनिक भाग होता है, इमेजरी कॉम्प्लेक्स नंबर।
और ऐसे ही प्रकार से किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन जिसमें पीछे 0 है, काल्पनिक भाग नहीं है, तो वो शुद्ध वास्तविक भाग है, और जिसमें शुद्ध वास्तविक भाग नहीं है, या मतलब वास्तविक भाग नहीं है, वो तो शुद्ध काल्पनिक भाग होगा। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बराबर से Z2 कब पॉसिबल है? जब वास्तविक भाग के बराबर होगा और काल्पनिक भाग के बराबर, तब जाके हम कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है। ठीक है, आप इसको नोट करें, फिर एक एग्जाम्पल करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, यदि 4x प्लस आई और 3x माइनस वाई कोष्टक में बराबर से 3 प्लस आई माइनस कोष्टक में 6 है कोष्टक में, तो देखो बराबर का चिन्ह लगा है, मतलब दोनों बराबर है। अगर हम माने कि Z1 बराबर क्या है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई, और Z2 बराबर से हम मान ले क्या दिया है 3 प्लस आयोटा माइनस 6, ये यहाँ बराबर दिया है, बराबर से लिख के दिया है। और क्या बोला है कि x और y वास्तविक संख्या है, तो x और y को ज्ञात करना है। तो जब बराबर दिया है मतलब वास्तविक भाग के बराबर होगा 4x इज इक्वल टू 3, और काल्पनिक भाग ये जो 3x माइनस वाई है ये काल्पनिक भाग के बराबर होगा। क्वेश्चन में बराबर दिया है तो हमें मान सकते हैं कि वास्तविक भाग के बराबर है और काल्पनिक के बराबर। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या बनेगा 3/4, और यही 3/4 को इसमें पुट कर दो, x की जगह 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, तो क्या होगा 3 × 3 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो माइनस को उधर भेज दो, y को इधर ले आओ, तो 9/4 प्लस 6 हो गया और इधर y आ गया। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 9 और 6 चौक 24 प्लस का, तो कुल मिला के कितना हो गया 33/4 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये हो गए x और y के मान। क्वेश्चन में दिया था कि ये इसके बराबर है, तो हम मान सकते हैं कि वास्तविक भाग के बराबर है और काल्पनिक भाग के बराबर है। तो अब इसके बाद सिर्फ सॉल्व करना था, x का मान निकाल लिया और यही x का मान इसमें पुट कर दो, तो y का मान आ गया। तो ठीक है, x का मान क्या गया, दोनों आंसर हो गए। x का मान 3/4, y का मान, इसको एक बार इस साइड y करके ऐसे लिख सकते हैं 33/4। तो ये हो गए हमारे आंसर। क्लियर है? अब इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट आगे क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित मतलब अलजेब्रा है। तो सबसे पहले एक योग देखेंगे, एडिशन अगर दोनों का करें, एक कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या क्या हो गई Z1 a प्लस आई बी और दूसरी हो गई Z2 c प्लस आई डी। ठीक है, तो दो अगर हमारे पास सम्मिश्र संख्या है, तो अगर हम दोनों को जोड़े तो काल्पनिक भाग काल्पनिक से जुड़ता है और वास्तविक से। तो ऐसे ही कुछ 4-5 नियम है। संवरक मतलब कि एक हमारे पास Z1 है और Z2 है, तो इनको जोड़ने पे क्या मिलेगा, तो Z1 और Z2 दोनों को जोड़ के हमने देखा, तो ये भी एक सम्मिश्र संख्या ही है। अगर ये देखें तो पूरा वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर जोड़ते हैं तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। ठीक है, क्रम विनिमय का मतलब यदि हम Z1 को Z2 में जोड़े या Z2 को Z1 में जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे पीछे कैसे भी जोड़ो, आपस में काल्पनिक भाग काल्पनिक से जुड़ता है, वास्तविक से, तो दोनों चीज़ें समान आएगी। साहचर्य का मतलब कि हमारे पास अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2 और Z3, अगर हम पहले Z1 और Z2 को जोड़ लें और पीछे Z3 को जोड़ें, या फिर Z1 और Z2 को रहने दें, Z2 और Z3 को जोड़ लें और फिर Z1 में जोड़ें, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले आप चाहे इन दो को जोड़ो या इन दो को जोड़ लो, बाद में तीनों को जोड़ लो तो तीनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, ये साहचर्य। योगात्मक तत्समक का मतलब कि कोई अगर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब 0 प्लस आयोटा 0, तो ये क्या होगा 0 ही होगा। अगर हम इसमें z प्लस 0 करें तो z ही मिलता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 0 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। योगात्मक प्रतिलोम मतलब माइनस नेगेटिव वाला, अगर हमने कोई मान लिया कि एक हमारे पास Z1 है, Z1 ये क्या है a प्लस आयोटा b, एक अनोदर Z2 है तो वो -a माइनस आयोटा b है, तो इसको हम सीधे ये लिख सकते हैं क्या -Z2 और Z1 प्लस Z2 करो, या इसको -Z1 भी लिख सकते हैं,
ये इसी के समान बनता है, तो Z2 या -Z1 जीरो होता है। तो जीरो हो सकता है अगर एक पूरा भाग प्लस का एक पूरा भाग माइनस का है, तो प्लस और माइनस करके Z1 - Z1 जीरो हो सकता है। तो ये हो गया कौन सा, योग का। ठीक है, बीजगणित कौन सा है, जोड़ने वाले। तो जोड़ने वाले में सबसे पहले समवरक, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से जोड़ेंगे तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, मतलब सम्मिश्र संख्या ही मिलेगी। अगर क्रम चेंज कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, पहले किसी दो को जोड़ लो फिर तीसरे में जोड़ो, या पहले एक में जोड़ो फिर बाद में दोनों में जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो में जोड़ने से पहले जोड़ने पर भी वही मिलेगा, और किसी में माइनस वाला जोड़ो तो प्लस माइनस मिलकर जीरो बनता है। तो ये क्या हो गए, सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित का योग वाला भाग। आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। अगर एक हमारे पास Z1 है और एक Z2 है, तो दोनों का अंतर क्या होगा, Z1 - Z2 होगा। और कैसे लिख सकते हैं, Z1 - Z2 लिख लो, ये Z1 और प्लस कर लो और कोष्टक में -Z2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल लिया कि एक 6 + 3i है और -2 - आयोटा है, तो हमने क्या किया, यहाँ प्लस करके मतलब माइनस को अंदर ले गया, तो जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब जोड़ो दोनों को तो क्या होगा, वास्तविक वास्तविक से जुड़ेगा और काल्पनिक काल्पनिक से जुड़ेगा। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं, यहीं पे जोड़ दिया है, ये वाला इससे जुड़ेगा और ये वाला इससे जुड़ेगा। तो 2 - 3 4 हो गया, और पीछे का 1 और 3 कुल मिला के 4 हो गया। तो वास्तविक संख्या वास्तविक से जुड़ गई और काल्पनिक काल्पनिक से। ठीक है, तो अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही अंतर भी, माइनस ले जाओ और जोड़ दो। ठीक है, ये होता है उसका अंतर। अब देखते हैं इसका गुणा, आप इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित में अब है तीसरा टॉपिक, गुणा का। अगर कोई Z1 एक A + IB है और एक Z2 C + ID है, तो दोनों का अगर गुणा करो तो क्या मिलता है, AC - BD + I AB + BC। कोई अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो जैसे 3 + 2i और 2 धन 5 आयोटा। अगर आप इनका दोनों का गुणा करो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 आयोटा। फिर 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौक 2 दूनी 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 आयोटा ही होगा, और 5 दूनी 10, ये क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 6 धन 15 और 4 19 आयोटा प्लस 10 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाता है, -1, तो -10, तो ये कितना हो गया, -4 + 19 आयोटा। मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करने पर भी एक सम्मिश्र संख्या ही मिलती है। हमने 2 सम्मिश्र संख्या ली थी, उनका गुणा किया तो भी एक सम्मिश्र संख्या ही मिली। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम 2 सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करेंगे तो सम्मिश्र संख्या ही मिलती है, और यही होता है सबसे पहला समवरक का नियम। ठीक है, समवरक का नियम क्या है कि यदि हम एक Z1 लें और एक Z2 लें और दोनों का गुणा करें तो ये Z2 ये क्या बनेगा, तो ये भी एक सम्मिश्र संख्या बनेगी। क्रम विनिमय का नियम, मतलब Z1 × Z2 करो या Z2 × Z1 करो, एक ही बात है। साहचर्य का नियम, इसमें 3 ले लो, एक Z1 और Z2 का गुणा करके आप बाद में Z3 का गुणा करो, ये Z1 को रहने दो, Z2 और Z3 का गुणा करके फिर Z1 से गुणा करो, तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणात्मक तत्समक, मतलब किस में गुणा करें तो जैसा का वैसा आना चाहिए। तो Z में यदि हम 1 का गुणा करें तो Z ही आएगा, इसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक। और एक क्या है, एक गुणात्मक तत्समक होगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, किस में गुणा करने पर ये 0 हो जाए। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 0 होना चाहिए, नहीं 0 नहीं 1 आना चाहिए। तो इसका गुणात्मक उल्टा क्या है, A + A² + B² + आयोटा -b बट्टे A का स्क्वायर + B का स्क्वायर। इसमें हम इसका गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। फिर एक लास्ट आता है इसमें बंटन का नियम। अगर 3 सम्मिश्र संख्या है हमारे पास, तो 1 का गुणा दूसरे में करो फिर धन तीसरे में, तो ये 1 का इसमें करो फिर उसमें करो, फिर इसका इसमें गुणा करो फिर प्लस इसमें गुणा करो। तो बंटन नियम पर भी लागू होता है, इस पर भी लागू होगा और इस पर भी लागू होगा। तो मतलब ये सबका पालन करता है। ठीक है,
गुणा में सबका नियम का पालन करता है। चलो ठीक है, लास्ट देखते हैं इसके बाद भाग वाला। संख्याओं को भाग वाला, मान लो कि एक Z1 है a प्लस आयोटा बी और एक Z2 है c प्लस आयोटा डी। तो इसमें भाग देने का मतलब है कि Z1 अपॉन Z2, और यहाँ पे हमेशा Z2 ने कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भाग दे सकते, तो Z1 को अलग कर लो और 1 अपॉन Z2 लिख लो। ये क्या हो गया, इसका अगर गुणात्मक प्रतिलोम लिखे तो क्या बन जाएगा, Z2 इन्वर्स हो जाएगा। या फिर ऐसा मान लो कि Z1 क्या है, a प्लस आयोटा बी है, और Z2 का इन्वर्स c प्लस आई डी का क्या होगा, c का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, c का स्क्वायर नहीं, c अपॉन c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस d अपॉन c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। ये बन जाएगा सम्मिश्र संख्या। जो गुणात्मक प्रतिलोम लिखा गुणा में, तो गुणात्मक प्रतिलोम वाला मान यहाँ आ जाएगा और उसमें इसका गुणा कर सकते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल लेना चाहो तो एग्जाम्पल से करके देख लेना, ठीक है। तो भाग वाले में कुछ नहीं, सिर्फ ये अलग अलग कर लो और Z2 का गुणात्मक प्रतिलोम से हल कर लो, फिर जो आएगा उसको आपस में हल कर लेना है। तो ये भाग पर भी लागू होता है, मतलब भाग विधि में भी ये सम्मिश्र संख्या काम करेगी। मतलब दो संख्याओं का भाग दो तो भी Z2 अपॉन ZB क्या है, एक सम्मिश्र संख्या ही देगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट, अगला टॉपिक क्या है, आयोटा की घात। आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है रूट में -1। अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दे तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक है। इतना होगा। अगर आयोटा यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, मतलब घात 1 है, घात 2 है। अब आयोटा की घात 3 कितनी होगी, तो 3 कितनी होती है, हमको मालूम है कि गुणा में घातें जुड़ती है, तो हम इसको आयोटा स्क्वायर और आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 और 1, 2 और 1 3 हो गया। और हमको मालूम है क्या कि आयोटा की घात 2 कितनी होती है, -1 इंटू आयोटा। इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस आयोटा। ऐसे ही आयोटा की घात 4 कितनी होंगी, 4 कितनी होंगी, तो आयोटा की घात 2 इंटू आयोटा की घात 2, तो -1 इंटू -1 मतलब 1। तो ये 1 से 4 तक के घाते अगर याद है आपको, तो जितनी भी घाते होंगे आपसे पूरी घाते बन जाएगी, ठीक है। अब 4 के बाद अगर 5 आई, घात अगर 4 के बाद 5 आई, तो आप क्या करेंगे, आयोटा की घात 4 इंटू आयोटा कर देना, ठीक है। 4 मतलब 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, इंटू आयोटा, इसका मतलब आयोटा की घात का 5 मतलब भी 5 आयोटा ही हो गया, ठीक है। आयोटा की घात अगर 6 आ गया तो आयोटा की घात 4 इंटू आयोटा की घात 2 करेंगे, तो आयोटा की घात 4 का मतलब 1 और आयोटा की घात 2 का मतलब कितना हो गया, -1। तो ये सिंपली आप जितने चाहो उतने मान निकाल सकते हो, ठीक है। और किस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ ये 4 पर। तो यहाँ लिख देता हूँ, आयोटा की घात 1 मतलब रूट में -1, आयोटा की घात 2 मतलब -1, आयोटा की घात 3 का मतलब माइनस आयोटा, और आयोटा की घात 4 मतलब 1। अब 4 के पहाड़े में जो भी चीज़ आएगी, जो भी संख्या आएगी, आप इन 3 के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये प्रूव करने के लिए, इसको सामान्य रूप से कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा, किसी भी पूर्णांक k के लिए, किसी पूर्णांक k के लिए क्या हो जाएगा, आयोटा की घात 4k प्लस अगर 1 है तो वो 1 होगा, ठीक है। नहीं, सिर्फ 4k है तो 4k मतलब 4 के पहाड़े में अगर कुछ आता है तो वो 1 होगा। आयोटा की घात 4k प्लस 1 है, ठीक है। आयोटा की घात 4k प्लस 1 है तो वो आयोटा होगा। एक गड़बड़ है इसमें, फोर के प्लस 1 आयोटा होगा, ठीक है। आयोटा की घात 4k प्लस अगर 2 है तो वो -1 होगा, ठीक है।
4k+1 मतलब आयोटा, सही है। और आयोटा की घात, या इसको हम रूट में -1 भी लिख सकते हैं। आयोटा की घात 4k+3 है, इसका मतलब है कि वो माइनस आयोटा है। तो ये 4 तरीके से आप जिसके भी चाहे, या तो ये याद कर लो चाहे ये याद कर लो, चार दोनों चीज़ एक ही है। तो सामान्य रूप से अगर हम लिखें तो किसी भी पूर्णांक के लिए, के यहाँ पे क्या है, पूर्णांक, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा आयोटा की घात 39, इसका मान कितना होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें 4 का पहाड़ा, 4 का भाग दे दो, ऊंचाई इसमें कितना होगा, 4 गुणित 9, 9 चौक 36, और आयोटा 3 हो जाएगा, होगा। इसको क्या लिखेंगे, 4k+3 हो गया, 9 चौक 36, 37 38 39, ठीक है। तो आयोटा की घात 4k है, 4k है का मतलब 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, तो इसको 4 गुणित 9 और आयोटा की घात 3, तो कितना हो गया, या तो इसी से लिख देना, ठीक है। आयोटा की घात 4k, के कोई भी पूर्णांक हो जाएगा, प्लस का माइनस का, तो 4k+3 है, तो इसको देख के आप डायरेक्ट में यहाँ माइनस आयोटा बता सकते हो, ठीक है। हो जाएगा इतना। एग्जाम्पल लेते हैं, आयोटा की घात 66 का, तो 66 में कितने बार कर सकते हैं, आयोटा की घात 4 से डिवाइड कर दो उसको, तो कितना होगा, 66 को अगर 4 से डिवाइड करा, 4 एकम 4 बचा 2, और 8 3 8 7 6 चौक 24, 2 बचता है, तो मतलब 4 गुणित 16, 16 चौक 64 होता है, और क्या बचा +2, तो 4k हो गया, 16 आ गया, मतलब 4 के मल्टीप्लाई में जो भी आएगा उसको छोड़ देना है, क्या बचता है, सिर्फ आयोटा 2, और आयोटा 2 क्या होता है, -1, ये मिल रहा है। आयोटा 4k की जगह 16 आया, +2 मतलब -1। तो आप इस सूत्र की मदद से जितने चाहे, जिसके भी चाहे, आयोटा की घात कितनी बड़ी आ जाए आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये यहाँ के फार्मूले 4 इंपॉर्टेंट, या इसको भी याद करके रखना है। और जैसे एग्जाम्पल लिखे, आप जो भी चाहे एग्जाम्पल निकाल लेना, और 4k प्लस इनमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। देखते हैं क्या इसके बाद तत्समक मतलब आइडेंटिस क्या होगी, इसको हम सीधी से भाषा में कहें तो सर्वसम्मिका होती है। तो पहली क्या होगी, अगर हम किसी Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याओं का वर्ग करें, तो जैसे हमारी a+b वाली होती है वैसे ही होगी, Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। तो जैसे सेम टू सेम हमारी सर्वसम्मिका होती है वैसे ही है, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर करेंगे तो Z1 का स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर हो जाएगा। Z1 माइनस Z2 की प्लस की अगर पावर 3 करें, घात 3 होगी, तो Z1 की घात 3 प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 की पावर 2 और Z2 की पावर 3। ऐसे ही अगर चौथी सर्वसम्मिका देखिए, अगर दोनों को आपस में जोड़ दें, मतलब एक बार जोड़ दें Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2, तो ये Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर। ये 4 आइडेंटिस है। तो जैसे हमारी a+b वाली होती है सेम टू सेम वैसी ही है, ठीक है। तो चारों सर्वसम्मिका हो गई, ठीक है। ये जैसी प्लस की है वैसी एक और एक है चौथी, पांचवी अगर हम मान लें कि Z1 माइनस Z2 की पावर 3 है, तो Z1 की पावर 3 माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर माइनस Z2 की पावर 3। तो ये कुछ सर्वसम्मिका मतलब आइडेंटिस है। एक हमारा टॉपिक और है क्या, कि ये जो ऋण होता है रूट में 1, तो ये आया कहाँ से, i इक्वल टू हम √1 मानते हैं। अगर आयोटा स्क्वायर करते तो हम क्या मानते हैं, -1। और -1 कब आया होगा, जब रूट में एक यहाँ -1 रहा होगा और एक यहाँ -1, मतलब रूट में -1 और -1। चूँकि ये दोनों तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाना था, क्योंकि 1 और 1, लेकिन ये नहीं होता, हम क्या मान के चलते, ये
ठीक है, लेकिन -1 और -1 कितना होता? -1, माइनस माइनस ने प्लस हो जाना था, और रूट में 1 का मतलब 1 ही हो जाता है। तो ये एक प्रकार का विरोधाभास देता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि i इज इक्वल टू अंडर रूट -1 है, तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1। जैसे अगर रूट -3 है आयोटा स्क्वायर, तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे 3 इंटू -1 मान लेते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं 3 और -1 को क्या लिखते हैं? आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ से हम 3 को अलग करते हैं और आयोटा बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर 1 पे करके देखिए इसको, 1 पे, तो 1 पे क्या देगा ये? आयोटा स्क्वायर। अगर हम -1 मान ले आयोटा को, तो यहाँ से ये क्या देगा? 1 इंटू -1, और ये जो -1 है वो स्क्वायर नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ से इसको देखो तो ये सब रूट मिला के 1 कर देता है। तो ये एक प्रकार का विरोधाभास देता है। बस इतना सा टॉपिक था, तो ये कोई उतना काम का नहीं है। चलते हैं अब कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, इसको चाहो तो नोट कर लो आइडेंटिटीज को। तो देखते हैं स्टूडेंट, उदाहरण 2 क्या दिया है कि निम्नलिखित को a प्लस IB के रूप में व्यक्त करो। तो सबसे पहले सेकंड एग्जाम्पल का फर्स्ट देखेंगे, -5 आयोटा और 1/8 आयोटा। तो जैसे सिंपल गणित करते वैसे ही, प्लस और माइनस, -5 ऊपर चल गया, और 8 आयोटा और आयोटा का इंटू आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, -5/8। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? होता है -1। ठीक, तो यहाँ -1, माइनस और माइनस प्लस 5/8। अब लिखना किस में है? a प्लस IB के रूप में। तो आयोटा तो खत्म हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा इंटू 0। ठीक है, तो ये वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग। नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व। इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। ठीक है, माइनस आयोटा है और 2 आयोटा है, फिर -1/8 आयोटा की पावर होल पावर 3 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो पहले -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको रहने देते। इसकी पावर है तो इसको अंदर कर लो, माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, 1 की पावर 3 कर दो तो 3 ही रहेगा। 8 की पावर 3, 8 8 64, 64 गुणित 8, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 से 48 49 50 51, 512 हो गया। और आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 का मतलब माइनस आयोटा हो गया। आयोटा की पावर -3 मतलब आयोटा की पावर 3 मतलब माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं आयोटा की पावर 3 मतलब माइनस आयोटा। ठीक है, और एक चीज़, यहाँ आयोटा की पावर 2 है, इसका मतलब -1। आयोटा की पावर 2 मतलब -1। तो ये क्या बनेगा? माइनस और माइनस प्लस, और 2 से डिवाइड होगा ये कितने बार? ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/256, और आयोटा है। ठीक है, तो इसको अगर a प्लस IB के रूप में लिखेंगे तो सामने कुछ नहीं है तो 0, 1/256 आयोटा। तो इस प्रकार हल करना है। आयोटा और आयोटा का आयोटा स्क्वायर होगा, और वो -1 होता है, तो -1 और ये माइनस प्लस हो गया था, ये माइनस और ये माइनस फिर से प्लस, 2 से इसको डिवाइड करो तो कितने बार? 256 बार। ठीक है, तो ये प्योरली वास्तविक नंबर आया, मतलब शुद्ध वास्तविक संख्या, और ये शुद्ध काल्पनिक संख्या। आप इनको दोनों को नोट करो। स्टूडेंट, थर्ड एग्जाम्पल क्या है? 5 - 3i और होल पावर 3 है, तो इसको a प्लस IB के रूप में लिखना है। तो सिंपली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। 5 - 3 आयोटा होल पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 5 टू पावर 2 इंटू -3 आयोटा, माइनस को ख़त्म, यहाँ माइनस लगा दिया। अब क्या होगा? +3 इंटू 5 इंटू जो 3 आयोटा है इसकी पावर 2 -3 आयोटा पूरे की पावर 3, कितना बनेगा? 125। ठीक है, 3 इंटू 5 का 25, और 3 आयोटा रहने देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 15। 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का क्यूब 27 आयोटा की पावर 3, 125, 25 या 75,
और 75 तिया 225 आयोटा, ठीक है, और 15 नम 135, और आयोटा स्क्वायर -1 होता तो ये कितना हो जाएगा -135, ठीक है। आयोटा की घात 3 है, इसका मतलब आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो माइनस और माइनस प्लस 27 आयोटा। अब 135 में से 125 गए तो -10, ठीक, ये प्लस माइनस का ये प्लस का कम कर दो तो 198 आयोटा, ठीक है। तो आयोटा को आगे पीछे कहीं भी लिख लो, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल इतना ही है। फोर्थ में देखते हैं कि इसको और इसको a + IB के रूप में लिखना है, लेकिन ये देखो इसमें आयोटा है ही नहीं। तो सबसे पहले सॉल्व में क्या लिखेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको लिख लो -3 + रूट -2 2√3 माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखो इसमें -2 दिया है, तो इसको हम आयोटा यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर इसको हम √2 लिख लें और आयोटा लिख लें तो वही बात होती है। कैसे कि जैसे -2 रहता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × -1, ठीक है, 2 × -1 लिख सकते हैं, और -1 की पावर कितनी भी करो वही होता है। या फिर -1 को क्या लिखते हैं हम आयोटा स्क्वायर लिखते हैं, तो √2 और आयोटा बाहर आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर करी, यहाँ क्या हो गया अब 2√3 माइनस आयोटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2 = √3, और √3 कितना हो गया 3, फिर इसका मल्टीप्लाई पीछे वाले से, तो माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा, ठीक, इसका गुणा दोनों में कर दिया। अब इसका गुणा करेंगे तो प्लस माइनस प्लस प्लस है, ये दोनों 2 आ जाएगा, रूट और √6 और आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस √2 आई और आई आयोटा स्क्वायर हो गया, -6 + √3 आयोटा 2√6 आयोटा माइनस √2 है, आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, तो ये प्लस हो गया। कुछ ऐड हो रहा है, देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, कुछ ऐड तो नहीं हो रहा, लेकिन ये लिख सकते हैं कि √2 - 6 प्लस आयोटा, दोनों में से कॉमन निकाल लो तो √3 + 2√6 a + IB के फॉर्म में आ गया, ठीक है। और एक चीज़ कर सकते थे जैसे बुक में की है कि ये तो जैसा कि वैसे √2 माइनस प्लस आयोटा, दोनों में से अगर √3 कॉमन निकाल ले, हालांकि ज़रूरत नहीं है, ये भी आंसर सही है। √3 निकाल लेंगे तो 1 + 2√2 ये हो सकता है, क्योंकि 6 है तो वो 2 × 3 का मल्टीप्लाई होगा। ये 6 को कैसे हम तोड़ लिया, √6 को उनने √2 × √3 ऐसे तोड़ लिया है। तो दोनों आंसर सही है, ऊपर का भी छोड़ सकते हो नीचे भी छोड़ सकते हो, आप इन दोनों को नोट कीजिए। टॉपिक क्या है, सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी। मापांक क्या होता है, कोई सम्मिश्र संख्या है हमारे पास z a + आयोटा b, तो आयोटा b क्या होगा, हम इसको आई भी बोल सकते हैं a + IB। इसका यदि मापांक चाहिए तो मापांक क्या होता है, मापांक क्या होगा z = √a² + b² होता है। यह होता है किसी भी सम्मिश्र संख्या z का मापांक। और साथ ही संयुग्मी क्या होता है, संयुग्मी होता है z⁻, ये कितना होगा इसी संख्या में a - IB होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिए 2 + 3 आयोटा है z, अगर 2 + 3 आयोटा है तो z⁻ क्या होगा 2 - 3 आयोटा, एक मात्रा चिन्ह चेंज कर देना है तो ये उसका संयुग्मी होता है, ठीक है। ये मापांक होगा, तो जो भी संख्या रहेगी उसका अंडर करके स्क्वायर कर लेना है। मान लो कि तुम्हारे पास दिया 2 + 5 आयोटा, ये z है, अगर हमें इसका मापांक चाहिए तो आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में 4 + 25 = 29। तो ये मापांक क्या निकल जाएगा, इस z का मापांक क्या निकलेगा √29। अब तीसरी चीज़ आती है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अगर z की बात करें तो क्या होगा 1/z होगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इन्वर्स क्या होगा 1/z। और 1/z क्या होता है, 1/z क्या होगा, ये होता है a +
आई बी, जेड की वैल्यू क्या है ए प्लस आई बी। अब हमने जो समवर्ग नियम पढ़े थे, नियम समवर्ग नहीं गुणात्मक प्रतिलोम, जहाँ इनका गुना पढ़ा था या योग पढ़ा था, बीज गणित में हमने पढ़ा था क्या होता है कि जेड इनवर्स कितना होता था, वहाँ कितना होता था ए अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस बी अपॉन क्या होता था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होता था गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसी को देखो, अगर हमने इनका एलसीएम ले लिया, लघुत्तम ले लिया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऊपर क्या बन जाएगा ए माइनस आयोटा बी, ये हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि ये क्या आ गया, ऊपर का मान इसका संयुग में आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जेड बार, और नीचे का क्या है ये है। अगर हम इसका वर्गमूल ले लें, मतलब जो मॉड्यूलस आता है मापांक, उसका वर्ग कर दो तो सेम यही चीज़ मिलेंगी। तो इसका मतलब हम ये निष्कर्ष पे पहुंच गए कि Z1 इनवर्स क्या होता है, संयुग्मी बटे मापांक का वर्ग। यदि हमको किसी संयुग्मी का, किसी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो नोट कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल 5 क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम का भी देखा हमने कैसे करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जेड इनवर्स, जेड की घात माइनस 1। तो इसका निकालना है, ये क्या दिया है जेड दिया है, हमें मालूम है कि इसका संयुग्मी कितना होगा 2 प्लस 3 आयोटा होगा, और मॉडुलस कितना होगा, तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 9, इसका मतलब अंडर रूट करने में 13। तो सिंपल सा जेड इनवर्स क्या होगा, जेड बार अपॉन मॉडुलस जेड स्क्वायर। तो क्या फार्मूला हो गया, वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस 3 आयोटा और इसका स्क्वायर, तो करनी 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, करनी 13 का स्क्वायर 13, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 13 हो जाएगा। या फिर अगर यही चाहो तो स्क्वायर भी कर सकते हो, पर यह हो गया, इसका मतलब क्या गया 2 अपॉन 13 प्लस 3 अपॉन 13 आयोटा। इस तरीके से आंसर कर सकते हो। या इसकी सेकंड मेथड क्या है, हमें चाहिए जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन जेड होता है। जेड क्या दिया है 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। अगर हम इसके हर का परिमेयकरण कर दें, हर का परिमेयकरण मतलब 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, ये हर का परिमेयकरण कर दिया। हर का परिमेयकरण करने से हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाले का गुना कर दो तो 2 प्लस 3 आयोटा मिल जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी सर्वसमी का, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 आयोटा 4, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 4 प्लस 9 हो गया। ये क्या बन गया 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 13। तो देखो ये स्टेप और ये स्टेप एक ही आ गई, इसका मतलब हम इसको 2 अपॉन 13 प्लस 3 अपॉन 13 आयोटा। तो आप चाहे तो संयुग्मी और मापांक के निकाल के कर सकते हो, या तो उसी को अपॉन में लाके उसके हर का परिमेयकरण करके कर सकते हो। तो गुणात्मक प्रतिलोम जब भी करना हो, आपको जो सरल विधि लगे आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट एग्जाम्पल 6 क्या दिया है, निम्नलिखित को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, हम लिखेंगे क्या, सॉल्व 5 प्लस 2 5 प्लस √2 आयोटा अपॉन 1 माइनस √2 आयोटा। सबसे पहले तो रूट अपॉन में से रूट को हटाएंगे, तो हटाने के लिए एक ही मेथड अपने पास सिंपल सी, कि उसका हर का परिमेयकरण कर दो, तो 1 प्लस √2 आयोटा और 1 प्लस √2 आयोटा। ठीक है, हर का परिमेयकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √2 आयोटा इसका स्क्वायर। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा, 5 × 1 5, फिर 5 का 5 √2 आयोटा, फिर प्लस √2 का 1 में तो √2 आयोटा जैसा का वैसा हो जाएगा, फिर प्लस √2 और √2 2 आयोटा और आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं
5 प्लस 5 √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, तो इसको प्लस कर देगा वो। 5 में से 2 गए, क्या बचेगा 3। और देखो ये √2 आयोटा है, तो ये कुल मिला के 6 √2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 2 गए 3, और अपॉन में क्या है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 1 + 2 √2 आयोटा। तो इसका आंसर 1 + 2 √2 आयोटा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको क्या करना है a + IB के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले तो काम हमारा क्या है कि इसकी घातें कम कर दो, सीधी घातें कम कर दो। कितना हो जाएगा सॉल्व i, ठीक है 4 से डिवाइड करो, 9 चौक 36, तो 9 5 9 चौक 36, क्या कर लेंगे 9 8, तो 4 × 8, ठीक है k माइनस कर लिया, 8 चौक 32 प्लस 3। तो सबसे पहले तो क्या किया कि 4 के साथ में जितना भी हो आयोटा की घात 4 के अगर है तो इसका मतलब क्या है वो 1 है, तो 8 को इतने को 1 कर लिया, बची क्या पावर सिर्फ -3, i की पावर -3। एक काम करते हैं क्या, 9 चौक 36 इसको कर लेते हैं, 9 चौक 36, 36 में से ये माइनस का, तो -36 + 1, तो आयोटा बचा अकेला, और अकेला आयोटा बचा, इसका मतलब उसको क्या लिख सकते हैं 0 + आयोटा, a + IB। तो सिंपल सा है, ठीक है 4 के प्लस इससे कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लो।